जय हिंद दोस्तों। आप सबका आज की एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज नया महीना शुरू हुआ है अक्टूबर का और आज 1 अक्टूबर सैटरडे। तो दोस्तों, आज हम ये 3 इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों, एक आर्टिकल रहेगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये आर्टिकल बिजनेस लाइन में आया था और यहाँ पे बात करेगी ये पेस्टिसाइड्स के बारे के पेस्टिसाइड्स के यूज़ को क्यों कंट्रोल करना चाहिए। और दोस्तों, 2 आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन से रिलेटेड। तो आज टीवी पे आ रहा था कि 5G सर्विसेज को कुछ चंद शहरों में 13 शहरों में रोल आउट करा गया है। अब 5G के चलते यहाँ पे 2 बातें समझनी बहुत ज़रूरी है। एक तो जो कि ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 अभी पब्लिक डोमेन में रखा है, लोगों के व्यूज़ यहाँ पे मांगे हैं। तो ये आर्टिकल हिंदू एक्सप्लेन्स में आया है, इसको हम डिस्कस करेंगे क्या इसमें इश्यूज़ हैं, क्या इसमें क्लॉजेज हैं। और एक बात जो कि इस बिल में ही मेंशन्ड है वो ये कहती है कि भाई अब से जो स्पेक्ट्रम एलोकेशन होगा उसके लिए ऑक्शन का ही रास्ता चूज किया जाएगा, चुना जाएगा। तो क्या ऑक्शंस सही मायने में क्या सही तरीका है स्पेक्ट्रम एलोकेशन का? और ये आर्टिकल फाइनेंशियल एक्सप्रेस में आया है। और जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो जैसे कि आप जानते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको देखने को मिलेगा। पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पेस्टिसाइड यूज मस्ट बी कंट्रोल्ड। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या बात आई है। यहाँ पे पंजाब और हरियाणा ने देखिए बहुत सारी खेती बाड़ी पंजाब हरियाणा में करी जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन का भी बहुत ज़्यादा जो बेनिफिट है पंजाब और हरियाणा में देखने को मिला था। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। अब यहाँ पे दोनों राज्य सरकारों ने 10 पेस्टिसाइड्स को बैन करा है पिछले महीने। सवाल ये खड़ा उठता है कि दोनों राज्य सरकारों ने सर्टेन पेस्टिसाइड्स को क्यों बैन करा है, और क्या ये अभी इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका है कि हमारे जो भारतीय किसान हैं क्या वो बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहे हैं क्या क्रॉप कल्टीवेशन में। अब उसका दुरुपयोग तो है, डेफिनेटली उसके डीमेरिट्स तो हैं पेस्टिसाइड्स के, लेकिन अगेन पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल करने से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। तो आइए इस बात को समझते हैं। अब अगर हम शुरुआत की बात करें तो देखिए जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन जब इंट्रोड्यूस करा था 1960s में, 1965-66 में, तो देखिए अब हमारा देश बहुत आगे आ चुका है। कहाँ एक ज़माने में हमको अमेरिका से अनाज मंगाना पड़ रहा था, चाइना से लड़ाई हुई थी इंडिया और चाइना की 1962 में, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी। और जैसे कि आप जानते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान का। तो अब ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते हमने बहुत फ़ायदा देखा है। प्रोडक्शन के मामले में आज हमारे प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो बहुत आगे आ चुके हैं। तो अगर हम प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स की बात करें तो कहाँ किसी ज़माने में हमारे पास इतना फूड ग्रेन प्रोडक्शन नहीं होता था, आज हमारे पास हमारे गोदाउन्स में वीट और राइस के स्टॉक्स ओवरफ्लो कर रहे होते हैं। और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि इंडियन एग्रीकल्चर में ज़्यादा मैकेनाइज्ड फार्मिंग नहीं है। इस तरह के जो टूल्स हैं, अगर हम HYV सीड्स की बात करें या फर्टिलाइजर्स की बात करें, वो बाहर विदेश में बात करें तो वहाँ पे खेती बाड़ी इन चीज़ों के ज़रिए करी जाती थी, इन टूल्स के ज़रिए करी जाती थी। तो हमने चाहे ऑयल सीड्स है, चाहे वीट है, राइस है, कॉटन है, सब में ही बहुत हमने प्रोडक्शन में बढ़ावा देखा। लेकिन इसके चलते ये जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हमने पिछले कुछ 50-60 साल में फॉलो किया है, इसके चलते कुछ अनवांटेड गेस्ट जैसे कि पेस्ट और डिजीज़ की बात करें वो भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आ चुके हैं। अब पेस्टिसाइड यूजेज की जहाँ पे बात आती है तो देखिए अब पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, है ना, हालांकि सारे कीटाणु, सारे कीड़े खराब नहीं होते हैं। कुछ ऐसे कीड़े, कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो कि सॉइल की हेल्थ के लिए भी बहुत वाइटल होते हैं और क्रॉप्स के लिए भी बहुत वाइटल होते हैं। लेकिन पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स की हम बात करें तो किसान भाई जो है हमारे, वो पिछले 50-60 साल से इसको बहुत एक्सेसिवली यूज़ करते आ रहे हैं। अगर हम पोस्ट 1970s की बात करें तो सब्सटैंशियल इंक्रीज देखने को मिला इन द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पे कुछ आंकड़े हैं कि जो टोटल यूज ऑफ पेस्टिसाइड है वो केवल 14,630 टन था 1965-66 में, जो कि 2017-18 में इसका आप अगर आंकड़ा देखेंगे तो 62,180 टन तक बढ़ गया था। यानी कि जो पर हेक्टेयर कंजम्पशन है पेस्टिसाइड्स की वो 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है पिछले कुछ 50-55 सालों में। अब इससे क्रिटिसिज्म भी बहुत देखने को मिला। क्रिटिसिज्म कहाँ से देखने को मिला? ज़्यादातर जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, बिकॉज उनका ये कहना था कि ज़्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने से बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचता है, सॉइल फर्टिलिटी को, सॉइल हेल्थ को नुकसान पहुंचता है, वाटर पोल्यूशन होता है। और ज़्यादा क्रॉप्स के ऊपर अगर आप पेस्टिसाइड स्प्रे कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली जब हम खाएंगे इन क्रॉप्स को, जब हम यूज़ करेंगे तो वो हमारी फूड चेन में भी जाता है। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन वाला कंसेप्ट इन्वायरमेंट में आपने पढ़ा होगा।
अब इंक्रीज इन कल्टीवेशन कॉस्ट की बात आती है कि पेस्टिसाइड्स को ज़्यादा यूज़ करने से चलो हेल्थ डैमेज तो है ही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स तो है ही डेफिनेटली, और इसके कारण पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकार ने प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ इन कुछ चुने पेस्टिसाइड्स को बैन करा है। लेकिन साथ के साथ ये भी बात सामने आती है कि हेल्थ के अलावा कल्टीवेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अब जहाँ पे हेल्थ की बात हो रही है तो आज के ज़माने में अगर पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने से तमिलनाडु और केरल के जो किसान हैं उनकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, उनकी हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ रहा है, और किसान को ज़्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं, बिकॉज ये पेस्टिसाइड्स की हम बात करें ये फ्री में नहीं बांट रहा कोई भी। अब एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न पेस्टिसाइड्स को रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 1992 में। इसका नाम है IPM यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। अब इसमें बायोलॉजिकल, कल्चरल और केमिकल प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने की बात करी गई थी और कैसे जितना हो सके सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स को अवॉइड करने की बात यहाँ पे करी गई थी कि कैसे नेचुरल तरीके से हम खेतीबाड़ी कर सकते हैं। लेकिन इतने सालों में, अब पिछले 30 सालों में जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स है उसका प्रोडक्शन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बढ़ गई है, और उसके चलते चलो हेल्थ पे इम्पैक्ट है, सॉइल हेल्थ पे इम्पैक्ट है, बायोडाइवर्सिटी पे इम्पैक्ट है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी बहुत बढ़ चुका है। खास करके अगर हम कॉटन की बात करें तो यहाँ पे कुछ आंकड़े आते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम पैडी की बात करें पंजाब में, तो जो पर हेक्टेयर कॉस्ट है पेस्टिसाइड एप्लीकेशन का, कहाँ आज से 30 साल पहले वो 262 रुपये था और आज आप देखिए 5,624 रुपये है। और उसी तरह से आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे भी बहुत कॉस्ट इंक्रीज देखने को मिला है, फ्रॉम 154 टू 4,278। ये पर हेक्टेयर कॉस्ट ऑफ पैडी की बात हो रही है। ये खर्चा जो है ना केवल पेस्टिसाइड का है। एक किसान को और भी बहुत तरह के रॉ इनपुट्स बाय करने पड़ते हैं सीड्स के अलावा, अपनी खेती बाड़ी के लिए, अपनी फसल को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। तो ये खर्चा तो केवल पेस्टिसाइड्स की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन क्रॉप कल्टीवेशन कॉस्ट जो है वो भी बहुत इंक्रीज हुई है। अगर हम गुजरात या आंध्र प्रदेश की बात करें तो आपके सामने आंकड़े हैं, आप आंकड़े भी पढ़ सकते हैं। अब देखिए BT कॉटन सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया था 2002-2003 में। अब कॉटन क्रॉप जो है वो लार्जेस्ट कंज्यूमर है पेस्टिसाइड्स का, तो इसके चलते BT कॉटन को इंट्रोड्यूस करा गया था। लेकिन दुर्भाग्यवंश हम बात करें कि उसके इंट्रोड्यूस करने के बावजूद भी जो एरिया है फॉर कॉटन कल्टीवेशन वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। और क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है कॉटन कल्टीवेशन के लिए, तो जो उत्पादन है, जो कंजम्पशन है पेस्टिसाइड्स का कॉटन के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो क्या एक ब्लैंकेट बैन पेस्टिसाइड्स पे लगाना ठीक बात है? अब इससे प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स को ठेस पहुंच सकती है, प्रोडक्टिविटी पे ठेस पहुंच सकती है। अगर हम नॉर्मन बोरलो की बात करें, जो कि द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं, उनको वो नोबेल लॉरिएट भी हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर आप कंप्लीटली बैन कर देंगे ना पेस्टिसाइड को, तो इसके चलते 50% रिडक्शन देखने को मिलेगा दुनिया की प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स में। यानी कि जो खेती बाड़ी में बहुत लॉस होगा, खेती बाड़ी में लॉस होगा, यानी कि सप्लाई साइड इश्यूज भी होंगे, और साथ के साथ क्योंकि सप्लाई साइड इश्यूज होंगे, अगर रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स होगा तो इस करके फूड प्राइसेस जो हैं वो भी बहुत बढ़ जाएंगे। अब आज के ज़माने में जैसे यूक्रेन रशिया के युद्ध की हम बात करें तो ऑलरेडी फूड इन्फ्लेशन से बहुत सारे देश जूझ रहे हैं। तो अब कंप्लीटली बैन कर देने से भी अब ये हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। देखिए अभी श्रीलंका ने क्या किया था, श्रीलंका ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के चक्कर में अपनी पूरी इकॉनमी का ही बेड़ा गर्क कर दिया। आज उनकी पूरी इकॉनमी देख लीजिए कहाँ पे है, कितना बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे आया है, क्योंकि वो जो मिस एडवेंचर के ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना है। तो कहीं इस ठीक है, हम पेस्टिसाइड्स के हेल्थ के जो डीमेरिट्स हैं, जो अगर हम बात करें उसका जो इम्पैक्ट हेल्थ के ऊपर है, उस बात को हम समझते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी भी तो हम नहीं ठेस पहुंचा सकते ना। तो जो रीसेंट बैन है 10 पेस्टिसाइड्स पे जो लगाया गया था पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकार के द्वारा, ये ऐसे नहीं था कि उनके दिमाग में ऐसे बात है और सुबह उठ के उन्होंने बैन लगा दिया। बाकायदा एक रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई थी और ये ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ अपीडा यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनके सजेशन के बाद पंजाब हरियाणा की राज्य सरकार ने इस पे बैन लगाया। तो आगे वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें, देखिए खेती बाड़ी करने का जो तौर तरीका है वो बदल रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का भी हमने खास ख्याल रखना है, बिकॉज हमने क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने की भी बहुत बार पहले बात करी है कि हमको आने वाले समय में ऐसी पॉलिसीज इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी जहां पे हम क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर को फॉलो कर रहे हैं। डेफिनेटली पेस्टिसाइड कंजम्पशन जितना बढ़ेगा तो किसानों के ऊपर मॉनेटरी बर्डन भी बढ़ेगा और किसानों की हेल्थ के ऊपर भी बर्डन बढ़ेगा। लेकिन आज के टाइम पे जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करा जा रहा है, उसके चलते जो अच्छे कीटाणु होते हैं, चाहे हम सांप की बात करें, स्नेल्स की बात करें, अर्थवॉर्म्स की बात करें, जो कि बहुत इसेंशियल रोल प्ले करते हैं फार्मिंग इकोसिस्टम में, सॉइल हेल्थ में, सॉइल फर्टिलिटी को रिस्टोर करने में, ये भी मर रहे हैं, ये कीड़े मकोड़े भी मर रहे हैं।
हर एक एफर्ट बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम कंजम्पशन ऑफ पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल कर सकें, लेकिन प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट नहीं पहुंचना चाहिए। और अगेन यहाँ पे अंत में सजेशन दिया गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो तौर तरीका है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो ऑप्शन है, या जीरो बजट फार्मिंग की बात करें, उसको एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पे अगेन बात ये आ जाती है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने का तौर तरीका तो श्रीलंका ने भी सोचा था। तो कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट करने से नुकसान की बात हो सकती है। अगर आज हम बोलें कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग ही हम करेंगे और पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का कोई हम उपयोग नहीं करेंगे, तो वो बात भी सही नहीं है, बिकॉज प्रोडक्टिविटी पे ठेस पहुंच सकती है। तो अगला आर्टिकल, आर ऑक्शंस रियली द आंसर। अब आज 5G सर्विसेज को रोल डाउन किया गया है। देखिए, अब आपके शहर में तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पे तो हम 4G की भी बात करें तो बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत समस्या की बात है। कभी नेट नहीं चलता, कभी वीडियो अपलोड नहीं होता, कभी चीज़ डाउनलोड नहीं होती। अब बहुत एम्बैरेसिंग भी लगता है कई बार कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा, कोई चीज़ डाउनलोड नहीं हो रही। हम कहने को कहते हैं जी 4G सर्विसेज हैं। फ़ोन्स आज के टाइम पे आ रहे हैं, 5G कंपैटिबल फ़ोन आ रहे हैं, पिछले 1 साल से फ़ोन्स ऐसे बन रहे हैं। हालांकि 5G सर्विसेज को अभी लिमिटेड सिटीज़ में ही रोल आउट किया जाएगा। चलो, टेलीकॉम सेक्टर को बहुत अभी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। टेलीकॉम सेक्टर में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। बहुत लिमिटेड प्लेयर्स हैं, देखा जाए तो 2 ही प्लेयर्स हैं, एक जियो है, एक एयरटेल है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाता है टेलीकॉम कंपनीज़ को, बहुत महंगा, देखिए अब एलोकेशन जो किया जाता है ऑप्शन के ज़रिए, बहुत ज़्यादा पैसे इनको देने पड़ते हैं टेलीकॉम कंपनीज़ को। उसके बावजूद भी कस्टमर ज़्यादा खुश नहीं है सर्विसेज से। हो सकता है कि फाइबर आने के चलते आपको लगता है कि वाईफाई सर्विसेज बेटर हैं एयरटेल की या जियो की, लेकिन अगर हम अपने 4G, अगर हम मोबाइल डेटा की बात करें, वो सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं है। टेलीकॉम कंपनीज कहती हैं कि भाई हमने ऑक्शंस ली हैं, हमने इतने महंगे दाम पे स्पेक्ट्रम बाय किया है, तो हम भी क्या करें, हम compete कर रहे हैं OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज के साथ। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है, चलो ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन पॉलिसी की भी हम बात करेंगे, बट सवाल यहाँ पे ये उठता है कि ऑक्शंस क्या आने वाले समय में सही तरीका होगा स्पेक्ट्रम एलोकेट करने का। जो नया टेलीकॉम बिल, जो ड्राफ्ट टेलीकॉम बिल है 2022 का, वहाँ पे तो ये बात कही गई है कि देखिए ऑक्शंस के जरिए ही स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया जाएगा। अब देखिए, अब ऐसा क्या है, अब अभी 3 स्ट्रॉन्ग प्राइवेट प्लेयर्स हैं। एक तो चलो जियो हो गया, एक एयरटेल हो गया और एक वोडाफोन आइडिया, ठीक है। उसके अलावा पब्लिक सेक्टर ऑपरेटर जो BSNL है, अब यहाँ पे माना जाता है कि BSNL को भी स्पेक्ट्रम मिलेगा 5G का, तो BSNL भी अपनी सर्विसेज में काफ़ी एफिशिएंसी लेके आएंगे। साथ के साथ गौतम अदानी की भी अपनी कंपनी है जिसको 5G एलोकेट किया गया है। तो चलो, अब ये अच्छी बात है कि देखिए जितना कंपटीशन होगा तो उतनी अच्छी बात रहेगी। अगर 2 ही प्लेयर्स होंगे तो कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन ज़्यादा होने से आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आप ज़्यादा प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। कस्टमर्स के पास फिर ऑप्शन होता है कि चलो अगर मेरे को जियो नहीं पसंद आया तो मैं एयरटेल यूज़ कर सकता हूँ, वोडाफोन आइडिया यूज़ कर सकता हूँ, या BSNL यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो कोई भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स कंप्लीटली एफिशिएंटली अपनी सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। अब 2G घोटाला, कोलगेट घोटाला, कॉमनवेल्थ गेट स्कैम, ये सब बहुत एक काले धब्बे बने थे UPA 2 के टाइम पे। अब आपको याद होगा ये बहुत बड़ा घोटाला हुआ था 1.76 लाख करोड़ का। अब वो आंकड़ा कैसे सामने आया था ये तो हम नहीं जानते हैं। आज भी उस आंकड़े के ऊपर डाउट किया जाता है कि वाकई में क्या स्पेक्ट्रम एलोकेशन के चलते, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पॉलिसी के चलते इतना बड़ा, इतना हैवी नुकसान भारत सरकार को हुआ होगा या टैक्स पेयर्स मनी को हुआ होगा। ये अभी हम इस बात पे अभी भी नहीं पहुंच पाए हैं कि एक्चुअल में इतना ही वो फिगर था 1.76 लाख करोड़ या उससे कम था। लेकिन 2008 के 2G ऑक्शंस के बाद अब ये बात कही गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ठीक है कि आप अभी ऑक्शंस के जरिए स्पेक्ट्रम को एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि ऑक्शंस का ही जरिया बिल्कुल उचित रहेगा स्पेक्ट्रम को एलोकेट करने का, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं कही थी। यानी कि सरकार ने ये कहा था कि क्यों ना ऑक्शंस के जरिए को, अगर ऑक्शंस के जरिए ही स्पेक्ट्रम को एलोकेट करना है तो क्यों ना उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ही बना दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट दे दें। ज़रा सोचिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 39B क्या कहता है कि भाई जो नेचुरल रिसोर्सेज के चलते जो पूंजी है, जो धन है, वो कोई एक व्यक्ति या कोई सरकार अपने तक सीमित नहीं रख सकता। अब डेफिनेटली ये नेचुरल रिसोर्स है, स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं, अगर वो एलोकेट किया जा रहा है, उसे जो पैसा इकट्ठा किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उस पैसे का जो उपयोग है वो लोगों की सेवा के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए कितना यूज़ किया जा रहा है। तो 2008 में सरकार ने ये बोला, UPA की सरकार ने ये बोला कि देखो अगर लोगों का भला करना ही है तो ठीक है, आप कहते हो, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप ऑक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं देना चाहते हैं, तो लोगों का हम भला कैसे करेंगे? अगर ऑक्शन के जरिए हम स्पेक्ट्रम को एलोकेट करेंगे तभी तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तभी हम लोगों का भला कर पाएंगे। तो सरकार का ये स्टैंड था कि ऑक्शन जो है दे शुड ऑटोमेटिकली बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में फिर इस फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ओनली वे स्पेक्ट्रम एलोकेशन का जो ऑक्शन है वो नहीं पॉसिबल। ये एक बहुत गलत फहमी होगी। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का ऐसा लगता था कि भाई इस तरीके से इक्वालिटी प्रमोट नहीं करी जाएगी, कि ऑक्शंस के जरिए अगर हम बोले कि इसको मैंडेट कर दें तो वो बात सही नहीं रहेगी, सोसाइटल गुड नहीं हो पाएगा। और सरकार और तरीके एक्सप्लोर करे, लेकिन डेफिनेटली सरकार को आर्बिट्रली या डिस्क्रिशनरी जो पॉलिसीज़ हैं स्पेक्ट्रम एलोकेशन में वो परस्यू नहीं करनी चाहिए। अब इस बात की दुविधा है तो करे तो क्या करें। चलो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि अभी तो आप ऑक्शन के जरिए कर सकते हैं, तो चाहे वो कोल ब्लॉक्स की हम बात करें, चाहे 2G स्पेक्ट्रम की बात करें। अब डेफिनेटली इस बात के ऊपर तो आर्ग्यू किया जा सकता है कि क्या यह आंकड़ा सही है, 1.76 लाख करोड़ का नुकसान क्या सरकार को, टैक्स पेयर्स को हुआ था। लेकिन सोल्यूशन तो कोई नहीं निकला ना। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि भाई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस से जो स्पेक्ट्रम को आप एलोकेट कर रहे हैं वो कितना ट्रांसपेरेंट है। ऑक्शन होगी, नीलामी होगी, बोली लगेगी, तो एटलीस्ट उसमें एक ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट तो आता है। तो सोल्यूशन तो कोई नहीं निकला, ठीक है। तो अब करें तो क्या करें। लेकिन अगेन ऑक्शंस रूट नॉट इनडेफिनिट। अब जिन कंपनीज ने लाइसेंसेस लिए थे स्पेक्ट्रम के, अगर हम 2G स्कैम के टाइम की बात करें, जिन कंपनीज को लाइसेंस मिले थे, अब उन्होंने पैसा, अब उनके पास, अब डेफिनेटली उन्होंने पैसा कहीं से बोरो किया था, पैसा उनकी कंपनीज में इन्वेस्टर्स ने डाला था। अब इन्वेस्टर्स को पैसे वापस भी करने, रिटर्न भी करने हैं। तो कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल हम एयरटेल की बात करें या जियो की बात करें, उन्होंने वो पैसा इक्विटी के फॉर्म पे इन्वेस्टर्स को वापस दिया एट अ वेरी ह्यूज प्रीमियम। अब अगर कंपनीज, टेलीकॉम कंपनीज इस बात को लेके रो रही हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमने बहुत सारे पैसे स्पेक्ट्रम को बाय करने में लगा दिए, तो वो इतना ह्यूज प्रीमियम अपने इन्वेस्टर्स को क्यों देंगे। तो यानी कि यहाँ पे फिर शक एक सामने आया, एक सवाल सामने खड़ा उठा कि क्या 2G स्पेक्ट्रम को क्या बिल्कुल ही सस्ते दामों में एलोकेट किया गया था, थ्रो अवे प्राइसेस में एलोकेट किया गया था। और इट वाज इन दिस कंटेक्स्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो एलोकेशंस आपने करी हैं भारत सरकार ने, उन एलोकेशंस को हम कैंसिल कर रहे हैं। और तब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि ऑक्शंस के जरिए ही वो बेस्ट वे होगा कि हम कैसे नेचुरल रिसोर्सेज को ट्रांसफर कर सकें। लेकिन फिर अगेन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे सरकार को डाउट पे डाल दिया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑक्शंस की बात करी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला कि इसको हम मैंडेट नहीं बना सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं बना सकते हैं। तो अगेन कन्फ्यूजन है, एम्बिग्विटी है कि किस नतीजे पे हम पहुंचे, तो स्पेक्ट्रम को किस तरीके से एलोकेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे डॉक्ट्रीन आ जाती है, डॉक्ट्रीन ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। यानी कि देखिए सरकार के ऊपर जिम्मेवारी है कि भाई देखो, आपने स्पेक्ट्रम एलोकेट करना है, कोल ब्लॉक्स एलोकेट करना है, आपने आसपास के जो वातावरण है, आसपास की जो आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, आपने मतलब सोशल कॉस्ट को भी निगलेक्ट नहीं करना। तो फॉर इंस्टेंस अगर मान लीजिए गौतम अदानी हाईएस्ट बिडर बनते हैं किसी माइनिंग एलोकेशन के, किसी माइनिंग प्रोजेक्ट के, किसी कोल ब्लॉक के, उनको वो बोली लगाते हैं, नीलामी होती है उस कोल ब्लॉक की, वो हाईएस्ट बिडर बनते हैं। नॉट नेसेसरी कि जो पैसा गौतम अदानी की कंपनी से आएगा सरकार को, उससे सोसाइटल बेनिफिट हो पाएगा, ठीक है। सोशल कॉस्ट क्या है उस ब्लॉक को एलोकेट करने की, उस बात को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो सोशल कॉस्ट है, लोगों की वेलफेयर है, आदिवासी कम्युनिटीज़ के राइट्स की भी बात आती है। अब यहाँ पे एक सजेशन दिया गया है कि ऑक्शंस की बजाय अगर जो लोकल गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे देखिए स्टेट गवर्नमेंट की बात आ जाती है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात आ जाती है। अक्सर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का ये कहना होता है कि हमारे पास फंड्स नहीं है और हमको बहुत सारे वेलफेयर के काम करने होते हैं, और स्टेट्स, राज्य सरकार कहती है कि भी हमको ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट से ग्रांट्स नहीं आती हैं। तो अब अगर एलोकेशन स्पेक्ट्रम ब्लॉक्स का करना है या कोल ब्लॉक्स का करना है, तो क्यों ना इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सेदार लोकल गवर्नमेंट को भी बना दिया जाए रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे। और अगर लोकल गवर्नमेंट के पास पैसे आएंगे, अगर ऐसा रेवेन्यू शेयरिंग एग्रीमेंट बनाया जा सकता है, तो उसके चलते जो लोकल गवर्नमेंट है वो कम्युनिटी बेटरमेंट के बारे भी सोच सकता है। तो कंक्लूजन की बात, अगर हम कंक्लूजन की हम बात करें, तो देखिए डाउट्स तो हैं कि भाई सही मायने में क्या प्राइस होना चाहिए किसी भी कोल ब्लॉक का या स्पेक्ट्रम ब्लॉक का, तो राइट प्राइस डिस्कवरी को लेकर अभी भी डाउट रहता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि हाई प्राइसेस पेड बाय द सर्टेन टेलीकॉम ऑपरेटर्स फॉर सम फ्रीक्वेंसीज, उसके चलते बाद में यही टेलीकॉम कंपनीज कहती हैं कि भी हमको बहुत ज़्यादा प्राइस पे स्पेक्ट्रम बाय करना पड़ा और आज हम लॉसेस में जा रहे हैं। और क्योंकि हम लॉसेस में जा रहे हैं, तो ये कंपनीज अच्छी सर्विसेज अपने कस्टमर्स को नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। और ऑक्शंस के चलते डेफिनेटली वो कंपटीशन को खतरा क्यों है? तो क्या सिर्फ 2 या 3 ताकतवर जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं, क्या वो ऑक्शंस के चलते क्या वो फ्रेश कंपटीशन को इंकरेज नहीं करना चाहेंगी? बिकॉज डेफिनेटली वो चाहेंगे कि जो प्राइसेस हो वो उनके फेवर में हो, जो बड़ी कंपनीज हैं। उसके चलते जो छोटे प्लेयर्स हैं, जो नए एंट्रेंट्स हैं टेलीकॉम सेक्टर में जो आना चाहते हैं, तो वो बीच में नहीं आ पाएंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो यहाँ पे इस आर्टिकल में डिस्कस करी गई हैं। फिर हम बात करेंगे ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 की।
अब अगेन कंटिन्यू करेंगे इस डिस्कशन को। जो ड्राफ्ट इंडियन टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 है, अभी ये पब्लिक डोमेन में रखा गया है, तो आप चाहें तो अपने कमेंट्स, अपने फीडबैक इस बिल के बारे दे सकते हैं कि आपके क्या सुझाव हैं। पब्लिक डोमेन में रखा गया है। टेलीकॉम सेक्टर बदल रहा है, टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G टेक्नोलॉजीज, इस सब के साथ टेलीकॉम सेक्टर को भी पेस में रहना है। अब ये टेलीकम्युनिकेशन बिल जो है ड्राफ्ट स्टेज में, ये 3 ऐसी पुरानी लेजिस्लेशन को रिपील करेगा, जो कि अब अगर मैं 3 लेजिस्लेशन की बात करूं तो जो सबसे लेटेस्ट है वो 70 साल पुरानी लेजिस्लेशन है, टेलीग्राफ वायर्स अनलॉफुल पोजेशंस एक्ट 1950। उसके बाद 2 जो लेजिस्लेशन है वो कॉलोनियल टाइम्स की हैं, यानी कि 1885 का इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और 1933 का इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट। अब आज 2022 है, तो हम इतने पुरानी लेजिस्लेशंस के साथ अपने टेलीकॉम सेक्टर को रेवोल्यूशनरी तो नहीं बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आई है, वो है OTT सर्विसेज की। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, OTT प्लेटफॉर्म्स वो और होते हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, आपका हॉटस्टार हो गया, वो और है। OTT सर्विसेज यानी कि आपकी OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज, इसको भी टेलीकम्युनिकेशन बिल के एम्बिट के चलते टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में इंक्लूड करने की बात करी गई है। तो OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज यानी कि ओवर द टॉप कम्युनिकेशन सर्विसेज वो कौन सी हुई? जैसे हम व्हाट्सएप मैसेंजर की बात करें, टेलीग्राम है, सिग्नल है, गूगल मीट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ठीक है, अब ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अब एयरटेल का, वोडाफोन का, जियो का ये कहना है, उनका ये रोना रहता है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये उनका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अब आपको याद होगा किसी ज़माने में, तो अगर तो आप 90s वाले बच्चे हैं क्योंकि आज के टाइम पे मोस्टली मेरे को लगता है कि मोस्टली जो बच्चे होंगे वो व्हाट्सएप जनरेशन वाले होंगे, लेकिन अगर मैं पुरानी बात करूँ, मैं बात करूँ 2005 की, 2006 की, जब हम 11वीं 12वीं में थे, तो ना उस टाइम पे वो पैक्स होते थे, 20 रुपये का पैक होता था, आपको 2000 SMS फ्री मिलते थे उसमें। आज कौन SMS करता है? आज कोई भी SMS नहीं करता। अब आज के टाइम पे तो कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है। अब आज के टाइम पे आप व्हाट्सएप ड्रॉप करिए, व्हाट्सएप कॉल करिए, व्हाट्सएप वॉइस क्लिप भेजिए, तो कम्युनिकेशन ईजी हो गई है। अब आज के टाइम पे आपको वो पैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि 1 GB का पैक 98 रुपीज़ का अगर आपने लिया हुआ है तो आप पूरा महीना उसके साथ चला सकते हैं, जितने भी टाइम की उसकी वैलिडिटी है। आप उससे कॉल करना चाहें, उससे मैसेज करना चाहें, आप सब वीडियो कॉल करना चाहें, सब कुछ कर सकते हैं। अब इन कंपनीज़ का ये कहना है कि हमारे प्लेटफॉर्म्स पे ये OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन स्पेक्ट्रम के पैसे हमने दिए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा हमने सेटअप करा है, और ये फ्री में ही सब कुछ चीज़ खाई जा रहे हैं। ठीक है, तो इनको भी टेलीकम्युनिकेशन के एम्बिट में लेके आया जाए। तो इस करके जो TSP यानी कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनका ये कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं आ रहा। ठीक है, वो उनके रेवेन्यूज़ में कट कर रहे हैं, बिकॉज आज के टाइम पे कोई भी व्यक्ति नॉर्मल वॉइस कॉल नहीं कर रहा, SMS नहीं कर रहा, वो व्हाट्सएप वॉइस कॉलिंग, वाईफाई कॉलिंग और व्हाट्सएप टेक्सटिंग वो प्रेफर कर रहा है। और ये जो कम्युनिकेशन सर्विसेज हैं OTT, ये उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और उनके लाइसेंसिंग कॉस्ट को यूज़ कर रही हैं। तो इसके चलते जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, दे हैव एक्सपैंडेड टू इंक्लूड दी OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज एज वेल, यानी कि यही व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम एट्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे एक बात आ जाती है, अगर तो OTT को भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में इंक्लूड करते हैं, तो भारत में क्या है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको ना यूनिफाइड एक्सेस सर्विस लाइसेंस उनको इशू किया जाता है, ताकि वो पब्लिक डोमेन में जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं अपनी प्रोवाइड कर सकें। अब अगर तो OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज को भी टेलीकॉम सर्विसेज के एम्बिट में लिया जाता है, तो उनको भी ये सेम कंडीशंस मीट करनी पड़ेगी जो कि TSPs को यानी कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को मीट करनी पड़ती है, और उनको भी ऐसे नॉर्म्स जैसे कि नो योर कस्टमर्स की बात करें, वो भी मेंटेन करके रखने पड़ेंगे अपने यूजर्स के। तो जैसे हम सिम लेने जाते हैं ना, हम सिम लेने जाते हैं एयरटेल का, जियो का, तो आपसे फॉर्म साइन कराया जाता है, आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाता है। तो ठीक उसी तरह से अब व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, इन ऐप्स को भी हमारा KYC करना पड़ेगा। कंज्यूमर बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ कंज्यूमर बेनिफिट्स की बात आती है। देखिए कॉल ड्रॉप्स होती हैं, पुअर कनेक्टिविटी होती है, उस चीज़ को लेके तो यहाँ पे कोई बात एड्रेस नहीं करी गई है। हाँ, ये बात ज़रूर एड्रेस करी गई है कि आज के टाइम पे हमको ना बहुत सारी ऐसी फ्रॉड कॉल और स्पैम कॉल्स आती हैं। अब हमको नहीं पता कि अब कोई कहता है जी मैं एयरटेल से बोल रहा हूँ, कोई HDFC से बोल रहा हूँ कि जी लोन ले लीजिए मुझसे, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। वो कोई लिंक भेजेंगे, आपको क्लिक करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, कोई आपके साथ फ्रॉड भी खेल सकता है। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे, खास करके पैंडेमिक के टाइम पे, बहुत सारे लोगों ने तो धंधा बना लिया था। अब इस बिल में ना ये बात करी गई है, वैसे तो देखिए अगर आप अपने फ़ोन में आपको ना लिखा आ जाता है, अगर आपको किसी नंबर से कॉल आ रहा है जो कि स्पैम कॉल है, वहाँ पे अगर आप ट्रू कॉलर की ऐप यूज़ करते हैं तो आपको नीचे लिखा आ जाता है कि स्पैम कॉल की तरफ से आपको स्पैम कॉल है, तो उसका मत उठाइए। ठीक है, लेकिन अब इस ड्राफ्ट में क्या चीज़ें मेंशन है कि पहले तो आपको सिर्फ नंबर डिस्प्ले होता था, अब आपको उस इंसान की आइडेंटिटी भी डिस्प्ले होगी, उसका नाम भी डिस्प्ले होगा जो कि आपको इस तरह की कॉल कर रहा है, चाहे वो स्पैम कॉल है, चाहे वो फ्रॉड कॉल है। ठीक है, तो अब इससे डेफिनेटली कंज्यूमर्स को बेनिफिट होगा, उनको पता लगेगा कि कौन कॉल कर रहा है, क्या वो वाकई में किसी कंपनी से कॉल कर रहा है या कोई इंडिविजुअल है।
जो कि फेक बन के किसी कंपनी से कॉल कर रहा होगा। फिर यहाँ पे एक और चिंता की बात आती है ट्राई के बारे। तो देखिए हर एक सेक्टर में रेगुलेटर होना बहुत ज़रूरी है, और बैंकिंग सेक्टर में जैसे आरबीआई है तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेलीकॉम सेक्टर का रेगुलेटर है, 1997 में इसको सेटअप किया गया था। कोई भी रेगुलेटर हो तो रेगुलेटर को, अब यहाँ पे इस बिल में क्या बात आई है कि रेगुलेटर की अथॉरिटी को डाइल्यूट करा गया है। अब रेगुलेटर का होना तो बहुत ज़रूरी है। अब सरकार हर जगह जहाँ पे है तो डेफिनेटली सरकार को भी तो रेगुलेट करना है। ऐसे तो देखिए अगर आरबीआई को अगर रोल डाइल्यूट कर दिया जाए तो सिर्फ सरकार का ही रोल रो, तो फिर तो मॉनेटरी पॉलिसी किस बात की रह जाएगी। अब क्योंकि सरकार एक मेजर प्लेयर है टेलीकॉम में, इस करके रेगुलेटर की जो नेसेसिटी है वो बहुत ज़रूरी थी, जिसको 1997 में ट्राई को इंस्टीट्यूट करा गया था। और इस करके बहुत ज़रूरी है कि रेगुलेटर और सरकार के बीच में भी वन आर्म डिस्टेंस बना रहे। लेकिन यहाँ पे क्या बातें सामने आई हैं कि ट्राई की अथॉरिटी को डाइल्यूट किया गया है। कैसे? पहली बात तो सरकार अब किसी भी किस्म की रिकमेंडेशंस ट्राई से, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से सीक नहीं करेगी बिफोर इशूइंग लाइसेंसेस। दूसरी बात, सरकार को अपने किसी भी फैसले को लेके जो भी सरकार ने फैसला लिया है तो सरकार को उस बात की जस्टिफिकेशन ट्राई को नहीं देनी पड़ेगी। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है तो ट्राई जो है वो डॉक्यूमेंट्स मांग सकती थी सरकार से, क्या वो चीज़ें रही हैं, किस बेसिस पे सरकार ने पॉलिसी बनाई है, ठीक है। वो इनपुट्स ट्राई के पास अथॉरिटी थी कि वो सरकार से मांग सकती थी, लेकिन अब वो अथॉरिटी ट्राई के पास नहीं होगी। उसके बाद अगर सरकार ने कोई फैसला लिया है और सरकार ने वो फैसला लेके उसको रोल आउट करने का जो समझदारी समझी है, तो उसके लिए अब अगर ट्राई को लगता है कि भाई नहीं, जो सरकार ने फैसला लिया है वो गलत है, अगर ट्राई यहाँ पे कोई रिकमेंडेशंस भेजता है या ट्राई कहता है कि सरकार को अपने फैसले को रिकंसिडर करना चाहिए, तो सरकार के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो ट्राई के सुझाव को रिकंसिडर करे, ठीक है। अब ये सब के चलते यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ट्राई की पावर्स को, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पावर्स को डाइल्यूट करा गया है। तो अब देखिए ग्लोबली तो ऐसा काम नहीं होता। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस तो कहता है कि टेलीकॉम रेगुलेटर्स जो हैं उनके पास ज़्यादा डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस होती है, तो यहाँ पे इनकी इंडिपेंडेंस को डाइल्यूट क्यों किया जा रहा है। और बाद में बात आती है इंटरनेट शटडाउन्स के बारे। तो पहली बारी हमारे इंडियन लीगल फ्रेमवर्क में एक प्रोविजन यहाँ पे मेंशन करी गई है कि सरकार अगर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते अगर चाहे तो वो सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट कर सकते हैं। तो करंटली जो सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट सर्विसेज है वो किसके अंडर है? टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज, पब्लिक इमरजेंसी एंड पब्लिक सेफ्टी रूल्स 2017। अब ये जो प्रोविजन है ये अंडर द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 के अंदर बनाया गया है, लेकिन अब 2022 है तो नए लॉज की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब नए लॉ के चलते जो नया जो टेलीकम्युनिकेशन बिल प्रपोज करा गया है, जो कि इस कानून को, टेलीग्राफ एक्ट को रिपील कर देगा, तो नए कानून के हिसाब से इंटरनेट शटडाउन जो है अंडर द गार्ब ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, सरकार के पास ये पावर होगी कि सरकार इंटरनेट शटडाउन कर सकता है। लेकिन इसके चलते सिविल सोसाइटी के लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया है कि ऐसे देखिए डेमोक्रेसी है हम, है ना, ऐसे तो नहीं हो सकता कि कभी भी सरकार बोले कि जी नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स है तो आज हम इंटरनेट शटडाउन कर देंगे। तो कोई रीज़न होने चाहिए, लोगों को भी बताना चाहिए कि ऐसे कौन से नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न है। तो अब सिविल सोसाइटी लोगों ने, यहाँ पे सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट ने इस फैसले को लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट भी किया है। उसके बाद हम बात करें कि कैसे ये बिल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को हेल्प करेगा, फैसिलिटेट करेगा। तो काफ़ी कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर होती है एज फार एज द एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम इज कंसर्न, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी जो रूट है वो जो एलोकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम का वो ऑक्शन के जरिए रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे ये बात भी करी गई है बिकॉज टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का बहुत इस बात को लेके दुख रहता है कि भी हम स्पेक्ट्रम को फुली यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, तो क्यों ना हम स्पेक्ट्रम को शेयर करें, बिकॉज हमने इतना सारा कॉस्ट बेयर किया है स्पेक्ट्रम को बाय करने में ऑक्शन के जरिए, तो क्यों ना हम स्पेक्ट्रम को ट्रेड कर सकें बाकी टेलीकॉम पार्टनर्स के साथ या उसको लीज कर सकें। जितना स्पेक्ट्रम, जितनी बैंडविड्थ का स्पेक्ट्रम हम नहीं यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर हमने वो बेचना हो या लीज करना हो या वापस सरकार को ही भेजना हो, तो ये प्रोविजंस भी इस टेलीकॉम बिल में मेंशन करी गई हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है? द टेलीकॉम बिल मिसेस द अपॉर्चुनिटी फॉर द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। आपने इस बात पे कमेंट करना है 150 शब्दों में। तो ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये आपने कहाँ पोस्ट करना है? सो दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। आप चाहें तो इस टेलीग्राम ग्रुप में इसका मेंबर भी बन सकते हैं और यहाँ पे अपना आंसर पोस्ट भी कर सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप अभी वीडियो देख ही रहे हैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे लिंक आपको दिखाई देगा इस टेलीग्राम चैनल का, और इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल्स पे रीडायरेक्ट किया जाएगा। यदि नहीं किया जाता तो आप हमारे इस नंबर पे भी टेलीग्राम की ऐप से मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 6280133177 और हमारी टीम के द्वारा आपको इस ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे बेस्ट आंसर भी पिन किया जाता है और साथ के साथ मॉडल आंसर भी शेयर किया जाता है शाम को 6 बजे।
नाउ एज फार एज द बेस्ट आंसर इज कंसर्न, तो असिमा कुबरा जी का बेस्ट आंसर है। वेरी वेल डन असिमा। एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चन था, काफ़ी यहाँ पे आपका ओपिनियन यहाँ पे आ जाता है, ओपिनियनेटेड रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे लीडर की, यहाँ पे गुड लीडरशिप की बात करेगी। क्वेश्चन था कि गुड लीडरशिप हैज़ टू बी मच मोर देन गुड इंटेंशंस। तो देखिए यहाँ पे कुछ वर्च्यूज़ हैं जो कि गुड लीडर के अंदर होने चाहिए। क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर की हम बात करें तो यहाँ पे इस आंसर में बहुत अच्छी तरीके से आसिमा जी ने इसको मेंशन करा है। जैसे कि क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर में जस्टिस आ जाता है, इंटेग्रिटी आ जाता है, डिग्निटी की बात आती है, नैतिकता की बात करें, मर्यादा की बात करें, कमिटमेंट की बात करें, कम्युनिटी बिल्डिंग की बात करें। ठीक है, अब इन सभी वर्च्यूज़ को, इन सभी क्वालिटीज़ को बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पे असिमा जी ने एक्सप्लेन भी करा है। और कैसे गुड इंटेंशंस को मैनिफेस्ट किया जा सकता है अपने व्यवहार के जरिए, तो चाहे वो थॉटफुल लीडरशिप है, एम्पथी की बात आती है, कंपैशन की बात आती है, बीइंग इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबिलिटी, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये सब वैल्यूज़ यहाँ पे मेंशन करी गई हैं। आप इस आंसर को पढ़ सकते हैं, इसको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पिन कर दिया जाएगा शाम को 6 बजे। और दोस्तों जाने से पहले एक एडवर्टाइजमेंट वो यही है कि हमारा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन का यदि आप ये ऑप्शनल रखते हैं और आप अगले साल इस ऑप्शनल के साथ एग्जाम देना चाहते हैं, तो प्रेरणा मैम PSR पढ़ाते हैं हमारे यहाँ पे। तो दोस्तों एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप कोर्स हमने लॉन्च करा है। अब इसकी प्राइस 18,899 पड़ेगी आफ्टर अप्लाइंग दिस कूपन कोड अर्ली बर्ड। वैसे तो इसकी प्राइस 27,999 है, लेकिन अभी आपको इस पर 33% ऑफ मिल रहा है, जिसके चलते अभी आपको 18,899 पे ये कोर्स मिल जाएगा। बहुत कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और आप इस कोर्स को आप चाहें तो इंस्टॉलमेंट्स में भी बाय कर सकते हैं। और इस कोर्स के बारे डिटेल लेने के लिए, इसको इंस्टॉलमेंट्स में कैसे आपने परचेज करना है, ये सब डिटेल्स के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए 1800-890-3043 और आपकी पूरी असिस्टेंस करी जाएगी। सो दोस्तों मैं आपसे इजाज़त देता हूँ और आपको मैं मिलूंगा मंडे को और चर्चा के साथ और एनालिसिस के साथ। तो अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और आंसर्स भी लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।